मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। चर का गुणधर्म क्या था? गतिशीलता, चंचलता, है ना। और स्थिर का गुणधर्म है साम्यता। तो द्वि स्वभाव में भी वही दोनों गुण का ही समावेश होगा एक साथ। चर का जो गतिशीलता या चंचलता है वो आएगा, और स्थिर का जो आत्मा के अंदर जो साम्य भाव होता है, समता, बैलेंस, वो आएगा। तो अल्टीमेट क्या हो सकता है? सर नेटिव अपनी चलाएगा, लेकिन अगर उसको समझाया जाए थोड़ा बहुत तो फिर वो समझ जाएगा। बिल्कुल। इसमें भी दो प्रकार होंगे, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। प्रकार तो हर एक में होता है ना। चर में भी होता है, स्थिर में भी होता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, पढ़ चुके हैं। तो द्वि स्वभाव में भी ये चीजें तो आएंगी ना। जी। द्वि स्वभाव में भी ये चीज आएगा। तो क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये समझना है, डिग्री वाइज है ये द्वि स्वभाव। एक इकट्ठा तो दोनों नहीं है ना। डिग्री वाइज है, 15 डिग्री और 15 डिग्री। 15 डिग्री चर होता है और 15 डिग्री होता है स्थिर, कोई भी द्वि स्वभाव का। 30 डिग्री का एक स्पैन होता है राशि का। मान लीजिए पहला द्वि स्वभाव राशि है, द्वि स्वभाव वायु का। कौन सा है? मिथुन राशि। मिथुन का गुण धर्म तो आप लोग जानते हैं, यहीं से आइडिया लगाइए। अनुज, आइडिया लगाओ, बोलो। सर मिथुन द्विस्वभाव जैसे में जो शुरू के, अगर कोई जैसे 12 डिग्री का है शुरुआत में, तो वो स्थिर प्रवृत्ति का होगा सर वो। और 15 डिग्री क्योंकि पहले 15 डिग्री जो है स्थिर होता है, बाद में जो 15 डिग्री होती है मिथुन का, वो चर की होती है सर। तो सर जी वो निरंतर जो स्थिरता होगी सर, वो शुरुआत वाले में अगर वो है उसकी डिग्री, तो वो बैलेंस रहेगा, स्थिरता रखेगा। अगर वो बाद के 15 डिग्री में है, तो वो गतिमान चलेगा, निरंतरता उसकी, चंचलता उसके मन में चलती रहेगी सर जिंदगी भर। और हवा के वेग की तरह चलेगी, क्योंकि वो वायु राशि है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अब ये दोनों के डिफाइन करो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, तो कैसा आएगा? सर अगर वो अंतर्मुखी होगा, तो वो अपनी जो जो वायु है वो अपने अंदर रखेगा, मतलब कि उसको उजागर नहीं कर पाएगा, शांत स्वभाव का होगा जैसे सर। हम्म। और अगर वो बाहरी मुखी होगा, तो वो मतलब कि मतलब कि तेज तेज बोलेगा, अपनी चीजों को हवा में फैलाएगा, मीन्स की आंधी तूफान की तरह बात बोलेगा सर वो। देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीजों पे यहाँ पे मैं आप लोगों की दृष्टि आकर्षण चाहूंगा। पहला, मिथुन का मालिक कौन? मिथुन बुध का सर। मालिक है बुध। और बुध है सर। बुध, बुध क्या करता है? बुध ज्यादा बोलने में मजबूर करता है। तो बोलने चलने की तो वो बुध से ही आ गया, है ना। जी सर। बुध मतलब क्या है ना, कई भाषाओं का ज्ञान देता है। सिर्फ एक ही भाषा में वो सीमित नहीं रहता। क्लियर? वो अपनी मातृभाषा जैसे सिखाता है, वैसी विदेशी भाषा, ये प्रवासी भाषा भी सिखाता है। जी सर। तो ये बुध की तो निजी गुण है। अब मान सर लो अगर जिसका घर है उसके कैरेक्टर तो यहाँ काम आएगा ही आएगा। नहीं सर, बिल्कुल सर। तब तो कुछ और सोचो। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को और सर अगर यहाँ पे
जैसे राहु हो तो फिर ये दूसरी भाषाओं में भी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा सर, ये भी कह सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। वहां पे अगर मिथुन मिथुन लग्न हो जाए और लग्न में राहु बैठे तो विदेशी भाषा, प्रवासी भाषा में वो ज्यादा दिलचस्पी रखेगा। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। और हो सकता है, क्या होगा ही। वो यहाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी में सकने फकने वाला कोई बात नहीं है। हो सकता है, ये हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। यहाँ पे जो होगा वो होगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। क्लियर। जी सर। जी सर। एस्ट्रोलॉजी संभावनाओं की सब्जेक्ट नहीं है। संभावना तब तक रहता है आपके पास जब तक आपकी इसकी दृढ़ता नहीं रहती, इसके नॉलेज में या इसके स्किल आपको नहीं रहता। आज मैं आप लोगों को एक एस्ट्रोलॉजर और एक मतलब क्या बोलते हैं, वो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस बता रहा हूं। एक एस्ट्रोलॉजर वो होता है जिसका सम्यक ज्ञान हो गया हो। सम्यक मतलब पूर्ण, पूर्ण नॉलेज। क्लियर। कंप्लीट नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में जो पाया है उसको हम सर। कह सकते हैं कि ये सम्यक ज्ञानी है। लेकिन हम जैसे जो शिक्षानविश हैं, है ना, पराशर जी सम्यक ज्ञानी थे, बट पराशर के बाद बहुत कम लोग सम्यक ज्ञानी बने। बने तो बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जब मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैं बहुत से लोगों के नाम लिया था। मैं वर्तमान दिनों का नाम नहीं लिया, वो अलग क्योंकि वो मैं उसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेके नहीं जाना चाहता था। ठीक है, बट जब आप एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने हैं पराशर के बाद। पहला तो जैमिनी पराशर के बाद ही बने। उसके बाद फिर समय बदला, फिर ज्योतिषी, ज्योतिष का ये जो शास्त्र बीच में गायब हो गया था। फिर वहां से उसके बाद आए फिर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, बराहमीर, है ना, कालिदास, और अभी वर्तमान कुछ दिन पहले भी बहुत से मतलब भट्टोत्पल या बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने सारे टीका अपनी अपनी ओर से जो है टीका का निर्माण किया, टीका लिखे, और उसका जो है कंप्लीटली व्याख्यान अपने अपने तरीके से व्याख्यान करने की कोशिश भी की है। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, रिसर्च। आप कितना आप इसमें शोध करते हो, शोध मतलब अनुसंधान कितना करते हो आप, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज का बेस क्या होगा। ठीक है। तो ये होता है दी स्वभाव का सबसे बड़ा लक्षण। दी स्वभाव के अंदर चर और स्थिर दोनों के गुण होते हैं। भले हम बोलने के लिए बोलते हैं 15 डिग्री 15 डिग्री, बट वो 0 डिग्री में भी उतना ही ताकतवर है जितना 29 डिग्री में है। क्लियर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दी स्वभाव का मतलब ये सिर्फ कहने की बात है कि 15 डिग्री 15 डिग्री, बट दी स्वभाव के अंदर 1 डिग्री में भी चर और स्थिर का गुण होता है, और 29 डिग्री में भी चर और स्थिर का गुण होता है। हम आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो थे वो ना रूपक के माध्यम से हमें सिखाते थे। रूपक, ठीक है, रूपक का मतलब होता है कहानी। जो जैसे विष्णु दत्त का वो कहानी का किताब नहीं है, पंचरत्न, ये पंचतंत्र। अ, उन्होंने जीव जंतु या जानवरों पे एक कहानी लिख के लोगों को समझाने की कोशिश किया, जिसको आजकल के दिन में मोरल स्टोरी बोले जाते। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही सिखाने की कोशिश किया ताकि आपको याद रह जाए। तो इसलिए उन्होंने रूपक के तौर पे 15 डिग्री 15 डिग्री का एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि पहला 15 वायु, मिथुन का पहला स्थिर है, उसके बाद चर है,
बट यहाँ चर और स्थिर एक इकट्ठा है। एक तो वायु तत्व है। वायु तत्व का सबसे बड़ा जो परिवेश होता है वो होता क्या है, वायु एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहता। वायु जो है ना निरंतर प्रवहमान है। तो वायु तत्व के अंदर सबसे बड़ा गुण यही होता है, वहां बैलेंस रहता है। अब ये आजकल अगर हम साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो वायु में कई सारे उपादानों का मिश्रण है। जैसे वायु में भी हम चर वायु अचर वायु समझते हैं, जो वर्तमान साइंस भी इसको मानता है, और हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ये बातें हैं। चर वायु अचर वायु का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इत्यादि संपूर्ण मिश्रित है। अचर कौन सा है, जहां पे नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। तो वायु में भी ये सारी चीजें आती हैं। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने जब ये डिजाइन किया था, ये तो देखिए बेसिकली ये जो खान है, ये जो 15 भाव है, 12 भाव है, 12 राशि है, ये इसका जो बेसिकली इसका जो पहला डिजाइन हुआ था वो हुआ था पराशर जी के समय में। उसके बाद हम लोग उसी को बेस मान के चलते हैं। हम अपनी ओर से कुछ कर नहीं सकते हैं। वो उन्होंने क्यों किया था ऐसा, इस चीज को भी समझते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा था पूरा जूडियक जो है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक 360 डिग्री जो हम लोग पिक्चर नहीं बनाते, तो आप देखो एक एक राशि जो है उन्होंने 30 डिग्री का किया। मतलब इसी पे हम लोग उन्होंने उनको वो और आसान बनाने के लिए उन्होंने इसको ऐसे चतुर्भुज बना दिए। फिर ऐसे ऐसे करके ये देखो बाहरी वाला जो है ना वो आज भी चलता है, कहाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हमने इसको निरायन पद्धति ले लिया था। अब देखो ये टोटल है कितना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां और यहां तक वापस आएंगे तो ये 360 डिग्री का है। उन्होंने एक एक राशि को लिया था 30 डिग्री का। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री असल में जानते हो, आज मैं आप लोगों को एक एक आज इसको इसका ये करता हूं, पोल खोलता हूं। ठीक है, पहले क्या होता था ना, 360 दिन में एक साल होता था। आपने देखा होगा अभी हमारी जैसे कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हम जैसे अभी अधिमास का यूज करते हैं। अधिमास जानते हो? यस सर। अधिमास जानते हो ना? वो आ, 3 साल में एक दफा आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अधिमास का जो प्रयोग होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि 360 दिन में एक साल होता था। अभी साल कितना हो गया, 365 दिन में, या 365 प्लस दिन में, है ना? 365 प्लस यानी 365 दिन के बाद। तो अब यहां पे उन्होंने पराशर जी ने देखा था क्या, ये 360 डिग्री यूं था, सूर्य एक एक दिन, सूर्य ना एक दिन 1 डिग्री चलता। एक दिन में, एक दिन में 1 डिग्री चलता है। 360 दिन में 360 डिग्री चलता है। अभी आपने देखा होगा कि सूर्य कभी कभी 1 डिग्री चलते भी नहीं है, कभी 50 मिनट चलते हैं। लेकिन वो तो दिन तो हो जाता है ना पूरा, यहां से ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य संवत्सर। और आजकल हमारे जैसे जो इलाहाबाद का जितना पंचांग निकलता है बनारस से, वो कितना चंद्रमास के हिसाब से चलता है ना? चंद्रमा के हिसाब से उसको बोलते हैं चांद्रमास। सर ये 27 दिन का होता है सर ये। हाँ बिल्कुल, तो 27 दिन। लेकिन वहां पे भी ये सूर्य सिद्धांत और ये चंद्र सिद्धांत,
ये दोनों को बैलेंस करने के लिए ये अधिमास की अवधारणा है। समझ में आई बातें? जी सर। तो अधिमास इसलिए है। क्लियर? तो अब देखो, यहां पे 360 डिग्री, अभी हम लोग, आप रेगुलर बेसिस में अगर कुंडली को फॉलो करोगे तो देखोगे डेली 2 महीना ऐसे होते हैं। एक आषाढ़ महीना होता है ना, आषाढ़ महीना, और एक होता है जेठ का महीना, जहां पे सूर्य की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। उसके कारण क्या है? क्योंकि आजकल हम ओरिजिनली जानते हैं सूर्य की थोड़ी सी वो हमारी पृथ्वी की थोड़ी वो गति धीमी हो गई है। ठीक है, पहले बिल्कुल हर दिन 1-1 डिग्री चलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा धीमी है, और इसका एक्सिस थोड़ा सा बदल गया है, इसलिए आयान भी बदल गया है। आयान भी बदल गया है। मैं थोड़ा ये टेक्निकल ज्ञान इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों ना द्विज स्वभाव राशियों को अच्छा से समझ पाओ कि द्विज स्वभाव राशि ऐसा क्यों है। नहीं तो ये देखो, आजकल ये टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग हाथ से कुंडली नहीं बनाते हैं, है ना। हमारे लिए सॉफ्टवेयर काफी है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है ना। आप मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, कंप्यूटर में तो होता ही है, लैपटॉप में भी होता है। तो यही कारण है अधिमास की अवधारणा। और ये 30 डिग्री की हिसाब से, तो उन्होंने ये जैसे मिथुन, ये मान लो मेष है, मान लेते हैं, है ना। अगर मेष है तो मिथुन का, ये वाला मिथुन है, तो मिथुन को उन्होंने इसलिए 15 डिग्री का कैलकुलेशन बताया था, वो और कोई कारण नहीं है। तो ये 4 हैं, है ना। जैसे हर एक में होते हैं 4 होते हैं, वैसे इसमें भी 4 ही होंगे, द्विस्वभाव भी 4 ही होते हैं, क्योंकि 12 राशि में उन्होंने 3 भागों में बांटा था, और हर एक राशि में, हर एक भाव में, माने हर एक विभाग में वो उन्होंने 4-4 राशि दे दी। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है ना। मैं टेक्निकली और नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं 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 जाऊंगा। सर, ठीक। ओके सर जी, सही, बिल्कुल सर आप। ठीक है, मैं बिल्कुल आगे टेक्निकली और उतना दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने को तो फलित करना है, फलित ही सीखना है। तो इसलिए ये अरिथमेटिक पोर्शंस में मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता हूं। एस्ट्रोनॉमी वाला जो चैप्टर है वहां उसको आप सॉफ्टवेयर के लिए छोड़ दो। तो द्विस्वभाव राशि के 2 मुख्यतः, देखो हमको क्या समझना है, एस्ट्रोलॉजी की मूल फंडा क्या है कि हम पैदा हुए हैं, और पैदा होके हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, कौन कौन सी रास्ता से चलते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस रास्तों में कौन कौन सा रुकावट आएगा, और उन रुकावटों को मैं कैसे तय करके मोक्ष की ओर जाऊंगा। यह है अल्टीमेट राशि का पूरा फंडा। भाव बोलो, राशि बोलो, लगन से लेके ये 12 भाव का जो फंडा है, मुख्यतः इसका कारण यही है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब हमको समझना है कि लगन, लगन कौन सा है। लगन मतलब पृथ्वी की जिस छोर में हम जब पैदा हुए हैं, पृथ्वी उस समय कहां पे थी, किस जगह, उसी को बोलते हैं लगन। देखो एसेंडेंट और लगन में थोड़ी सी फर्क है। एसेंडेंट बोलते हैं ना लगन उदित होना, और एसेंडेंट मतलब दैट इज द कोर पॉइंट। तो इसलिए दोनों पे थोड़ा फर्क है। यहां हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकली जितने टर्म है, जो भारतीय टर्म है, अगर आप एक एक टर्म पे, एक एक वर्ड पे अगर ध्यान दोगे, तो आपको ना एस्ट्रोलॉजी समझना या ज्योतिष को समझना बहुत आसान है। जैसे उतना छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष ये 2 टर्म है। एक अंग्रेजी टर्म है एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोनॉमिकली जो डिवाइडेड है, और ग्रह के विक्षोभ, क्षोभ विक्षोभ या उसकी गति प्रकृति से हमारे जीवन में जो क्या कहते हैं अंतराल होता है, जो परिवर्तन होते हैं, है ना, उनको समझना एस्ट्रोलॉजी। बट ज्योतिष वो नहीं है। ज्योतिष क्या है ना, ज्योति प्लस ईस्ट। हम ईस्ट में ज्योति को ढूंढते हैं, या ज्योति के राह पे चल के ईस्ट को ढूंढते हैं।
इसलिए भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत डेप्थ है, वो बहुत गहरा है। बट चूंकि हम लोग सिमिलर वर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, हम ज्योतिषी बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं भारतीय शब्दों में, लेकिन फर्क है, बहुत फर्क है। वहां पे एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट की कोई अवधारणा नहीं है, वो तो भारतीय संस्कृति से लेके उन्होंने बाद में ईस्ट की अवधारणा बनाई थी। लेकिन हम तो शुरू से ही ज्योतिष से ईस्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ताप तो नहीं हो जा रहा है ना बाबू? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। लक्ष्मी जी है या नहीं? जी 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 सर हैं, जी सर सही चल रहा है। नहीं, बहुत ताप तो नहीं हो रहा ना? ताप होने से मैं नहीं रोक नहीं दूंगा। नहीं 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 सर। ठीक है, मतलब हूं हाँ करते रहिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग कितना ले पा रहे हैं, कितना नहीं। देखिए, इनको तो ये चीज अल्टीमेट हमको सिखाना है, चाहे आज सिखाएं चाहे अगले साल सिखाएं, बात तो एक ही है। तो अब क्या है ना, द्विज स्वभाव राशि में ये दोनों के अंदर समता आती है। समता मतलब बैलेंस। बैलेंस कैसा? अब यहां पे जो दो मुख होगा ना, यहां बहिर्मुखी स्थिर भाव का होता है और अंतर्मुखी चर भाव का होता है। बस इसको याद रखना। समझा पाया हूं मैं? हेलो? सर ये एक मिनट सर, आपने क्या बताया सर, एक बार दोबारा बताएंगे सर? जो मैंने बोला कि यहां पे ये द्वि स्वभाव के जो दो मुख है ना, बहिर्मुख और अंतर्मुख, जो मैंने आपसे पूछा भी था अनुज, वो जी इसके जो दो मुख है ना, यह है अंतर्मुख, अंतर्मुखी, ये होता है चर वाला हिस्सा, और ये होता है बहिर्मुखी वाला, जो होता है वो है आपका, हम बही लिख के छोड़ दिए। ये जो है, ये स्थिर ये भाव होता सर। है, ये होता है बहिर्मुखी, ये होता है स्थिर वाला हिस्सा। इसलिए हमेशा याद, आप लोगों ने, आपने जिन जिन गुरुओं से पढ़ा है, उनके मुंह से निकली हुई कुछ बातों को शायद आपने गौर किया होगा कभी। क्योंकि सारे गुरु तो कुछ तो सिखाते ही है ना, और अच्छा कुछ, बहुत अच्छा अच्छा कुछ बातें सिखाते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि ये डुअलिटी होता है इसके अंदर। डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब क्या है? दोनों चरित्र इकट्ठे होते हैं। ठीक है? जी सर। दोनों चरित्र। आप कोई भी मिथुन लग्न का कुंडली उठा के, मिथुन हो, वो चाहे मिथुन ना हो के अगर मान लो धनु का ही होता है, या कन्या का ही होता है, या मीन का ही होता है, कोई भी इन चारों में से कोई भी लगन को आपने कभी अगर गौर से देखोगे, इनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज ना पैरेलल चलते हैं। वो अंदर से सोचते कुछ और हैं, बाहर करते कुछ और हैं। मैं आप लोगों को समझा पाया? देखिए सर, ये दुविधा में रहते हैं सर एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से दुविधा में रहते हैं, इसलिए सर हर इसका चीज में ना वो मतलब, डुअलिटी खोजते हैं। हाँ मैम बोलिए। सर इसका मतलब ये लोग डिसीजन मेकर नहीं होते। नहीं नहीं, नहीं मैं ये कब बोला कि डिसीजन नहीं मेकर नहीं होते? नहीं नहीं मैं मैम, पूछ रही हूँ, जब डुअलिटी है तो नहीं फिर मैम। अब मैं इनकी दिक्कत है। इन नहीं, ये तो आपने अभी गुण को देखा, मैं गुण धर्म को वही प्रकाश जैसे करवाऊंगा तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इनका देखो, अंतर्मुख में मतलब क्या है ना, आइडियाज। अंतर्मुख से क्या पैदा होता है? आइडिया पैदा होता है। मैं तो कुछ उल्टा ही बोलना जा रहा हूं मैम। आप डिसीजन सर मेकर नहीं होते हैं बोल रहे हो, और मैं बोलता हूं कि ये लोग जितना अपने आप में उन्नति करते हैं उतना कोई नहीं हो, दूसरा लगन वाले कर नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर सकता। सर यानी इन कि ये जो दिखते हैं वैसे होते नहीं सर, यानी कि। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, बिल्कुल अनुज कह सकते हैं। इनके अंदर ना तरह तरह आइडियाज होते हैं। ये चर है, अंतर चर है, तो आइडियाज कहां से पैदा होता है? अंतर मन से।
यानी कि सर हम कह सकते हैं कि बाहर से एकदम शांत स्वभाव, लेकिन अंदर अंदर उथल पुथल चलता है इनके, मतलब कि चलायमान चलेगा मन इनका, चलायमान चल जैसे हाँ हाँ अंतर्मुखी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, अंतर्मन से अब एक इंसान की उन्नति कब होती है। अब अपने आप से ये प्रश्न करो कि एक इंसान उन्नति के एक्सट्रीम शिखर पे कब पहुंचता है। जब उसके पास ना चीजों से थोड़ा हट के आइडियाज आएगा और उस आइडिया पे वो फोकस्ड हो सकता है ना। वो आइडिया वो आइडिया पे वो फोकस्ड होगा और वो क्या करेगा, उस आइडिया को जमीन पे लाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये द्वि स्वभाव वाले जो राशि होते हैं, इनके मन का, अंतर्मन का, अंतर्मन में इतने सारे आइडियाज आते हैं कि वो उस आइडिया को स्थिर बुद्धि के माध्यम से फोकस करते हैं। फोकस का मतलब है स्थिर होते हैं, बुद्धि इनका स्थिर है और वो जमीन पे लाते हैं और वो आइडियाज से वो नया नया चीजें बनाते हैं। इसलिए आप उठा के देख लेना, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े औद्योगी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये मैक्सिमम ये द्वि स्वभाव वाले होते हैं, मैक्सिमम केसेस। अब आप समझ ना मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, समझ पा रहे हैं आप लोग। जी सर। जी अब सर। अब देखो, कोई भी मिथुन का कुंडली उठा के देख लो, आपके पास अगर अवेलेबल है तो देखो, वो दुनिया से हट के सोचता है। दुनियादारी लीक लीक हम लोग बोलते हैं ना, लीक से हट के, ये लीक से हट के सोचता है और इसलिए वो नया कुछ बना पाता है। बट वो लीक, हम लोग जैसे चर राशि वाले क्या होता है, आइडियाज तो आते हैं, है ना, और वो जल्दी जल्दी वो आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देता है और अल्टीमेट क्या होता है, वो थक जाता है, छोड़ देता है आइडियाज को, फोकस नहीं हो पाता। ये चर का प्रॉब्लम है। स्थिर का क्या प्रॉब्लम है, स्थिर अलस होता है उसके पास आइडिया मान लीजिए कहीं से भी जुगाड़ कर ले, करेगा कौन, उसके दिमाग में ये बात आ जाती है। वो धीरे धीरे सनई सनई अपने आप को कछुआ की गति से जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और चर वाला है ना बहुत स्पीडी आगे बढ़ना चाहता है। और द्वि स्वभाव का, वो द्वि स्वभाव वाला लगन, वो लगन है जिसके अंदर ये दोनों गुण इकट्ठे हैं। आइडियाज का भरमार है और आइडियाज पे वो फोकस्ड भी होता है और आइडियाज पे वो धीरे धीरे काम करते हुए सक्सेस भी हो जाता है। ये द्वि स्वभाव राशि का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्लियर। चलिए, अब हम लोग इसके परत को खोलेंगे कि ये देखो, ये इसका मूल बेसिक है, ये मूल है। अब इस मूल को हम एक मिथुन पे लगा के, है ना, कन्या पे लगा के, अम, अच्छा, वो उससे पहले मैं कुछ और बातें आपको ये द्वि स्वभाव के बारे में बताना चाहूंगा। आपने गौर किया होगा, ये ना, ये द्वि स्वभाव का मालिक कौन कौन है, बताइएगा। सर सर गुरु और बुध। गुरु। दो ही द्वि स्वभाव के मालिक हैं। जी सर। एक है बुध, द्वि स्वभाव का दो मालिक हैं, एक है बुध और दूसरा कौन है, गुरु। गुरु। अब बताइए तो, एस्ट्रोलॉजी का कारक तत्व तो ये दोनों के पास होता है या नहीं होता। जी हाँ सर। सर, दोनों नॉलेज के कारक है सर। दोनों में इनकी राशि में बुद्धि नहीं नहीं, सर मैं बुद्धि ज्ञान। और उतना नहीं बुद्धि जा रहा और हूं, मैं उतना नहीं हाँ। जा रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी के कारक तत्व पूछा। ये बुध जी और सर। गुरु अगर स्ट्रांग है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है ना। जी यस सर। सर। एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष
हम जो चीजें होते हैं ना उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ज्योतिषी पे अगर दिमाग ना हो, उसकी बुद्धि की विकास ना हो, तो वो नया शोध कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नो सर। बताइए। कभी नहीं कर नहीं नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। अच्छा, ये तो मैं एक कारक तत्व के बारे में बात किया। अब आप लोग जिस कारक तत्व बोल रहे थे, थोड़ा उस पे भी बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसका भी मालिक कौन है? बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का मतलब क्या है? वो बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि तो कोई एक स्पेसिफिक चीज है नहीं। बुद्धि आप निरंतर पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और ये बुद्धि का विकास कैसे होता है? बाहरी और अंदरूनी क्रिया प्रतिक्रियाओं के फल से आपके अंदर जो एडप्शन होता है, जो विकास होता है, वो उसको कहते हैं बुद्धि। एम आई राइट? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? जी सर। यस सर। बुद्धि का परिभाषा कैसा होगा? बुद्धि को डिफाइन आप कैसे करेंगे? हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कोई और सीखे हैं तो कोई ये सीखा है, फिर जीवन दर्शन में हम हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। पर डे हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होता है, और ये नॉलेज कहां से आता है? ये बाहरी हिस्सा से। ठीक है, स्टोर कहां होता है, एडॉप्शन कहां होता है? ये हम अपने मर्म, मर्म जानते हैं ना? मर्म, मर्म एक वर्ड है, जानते हैं इसको? नहीं मर्म सर, मैं मतलब, मर्म मतलब वो परत होता है जहां से हमारी प्रकृति बनती है। सेंसिटिव पॉइंट। मर्म बोलता है ना, अरे मर्म के अंदर, मतलब वो आप देखो पुरानी पुरानी जितनी अच्छी जो गीत हैं, आप देखो मर्म शब्द आपको मिलेगा। इसका मर्म तुम क्या समझोगे, बोलते हैं ना। ये वो परत है, वो पॉइंट है, वो सेंसिटिव पॉइंट है जहां से आपके एडेप्टेशन स्टार्ट होती है। एडेप्टेशन, आपका विकास शुरू होता है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बच्चा है, एक बच्चा आग पे हाथ रख दिया, और उसके जहन में ये, मर्म में ये विकास हो गया कि हाथ आग पे रखने से वो जल जाता है। वो मर्म में प्रविष्ट हुआ, वो बना। उसके बाद जाके यहां पे जैसे आजकल क्लाउड नहीं होते, सर्वर, बड़ा क्लाउड जहां पे आके सारा चीज इकट्ठा होता है, और ये ब्रेन वो इकट्ठा होने वाली जगह है। ठीक है, तो वहां ये मर्म, मर्म में जैसे पहुंचता है, मर्म मतलब वो न्यूरॉन का वो सेंसिटिव पोर्शंस, वो सेंसिटिव चीजें जो आपके तीनों मतलब आपके पूरे स्पाइन को घेर के पूरा टोटल बॉडी को छा के रखा है, वो है मर्म। ठीक है, तो मर्म जैसे एक्सपीरियंस्ड हुए आप, वैसे ही जाके ब्रेन में स्टॉक हो गया, और वही हुआ, उसी का नाम होता है बुद्धि। गुरु क्या है? विजडम। इसको कैसे, क्या बोलते हैं? विजडम। ये परिपक्व बुद्धि। कौन सा? यहां से हमको पता चला कि आग में हाथ रखने से हाथ जल जाता है, और उसके अब आपके अंदर यह प्रश्न पैदा हो गया कि हाथ क्यों रखने से क्यों जल रहा है, क्या कारण है? तो आप ना फिर खोजबीन स्टार्ट कर दिए। फिर आपको पता चला कि इसमें हीट होता है ना, ताप होता है, वो तपन हमारे शरीर के स्किन को खराब कर देता है, और हम जल जाते हैं, या हमारा चमड़ा वगैरह या जो भी है जलन की अनुभूति होती है। वो जो ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं विजडम। अब आप समझ रहे हैं ये दोनों ग्रह क्यों है, बुध और गुरु, द्वि स्वभाव का। दोनों पे सिमिलरिटी नहीं मिल रहा है आपको, प्रैक्टिकली अगर देखें तो मिल रहा है या नहीं मिल यस रहा सर। है?
मिल रहा है जी सर, सर। मिल रहा है सर। तो ये दिस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की अवधारणा ऐसे ही नहीं हुआ, उन्होंने जो डिजाइन किया था ऐसे यूं ही नहीं बेकार का या फालतू का नहीं किया उन्होंने। हर चीज को बहुत गहराई से सोच समझ के उन्होंने इस चीज को बताया, बनाया। मजा आ रहा है ना? जब एस्ट्रोलॉजी आप ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ना आपके मर्म में ये पहुंच रहा है, और आपके अंदर वो खोजबीन की अब शुरुआत हो जाएगी कि सर ने ऐसा बोला, हम भी कोशिश करते हैं। वो होगा आपका परफेक्ट विजडम। क्लियर? जी सर। जल्दी अब हम समझते हैं मिथुन को। द्विष स्वभाव का पहला जो राशि है, जो वायु तत्व लिया हुआ है। अब वहां वहां का लगन को समझने की कोशिश करते हैं। उसका नाम क्या है? मिथुन। मिथुन का आप लोगों ने पिक्चर देखा कभी? मिथुन का जी पिक्चर सर। देखा आपने? मैथुन रथ दो, है ना? यानी ये सृष्टि की बीज है। दी स्वभाव में इसको बीज का कल्पना किया गया। आप देखो, हर एक जो 12 राशि है, चर के अलग अलग साइन के अलग अलग महत्व है, स्थिर के अलग अलग साइन के अलग अलग महत्व है। और दी स्वभाव में देखो, मुख्य तो दो ही ग्रह इनके मालिक है, परंतु जैसे आपने देखा होगा, चर जल का मालिक कोई और है, चंद्रमा है ना? चर अग्नि का मालिक आपका मंगल है, और स्थिर जल का भी मालिक मंगल है, वृश्चिक और मेष राशि। बट यहां पे ये दोनों को ही, दोनों ग्रह को ही दिया गया है। एक है बुध और दूसरा आपका गुरु। ये क्यों दिया गया है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसकी बात कर रहे थे। ये मिथुन बेसिकली बीज है। बीज की अवधारणा यहीं से हुआ। इसके भी दो गुण हैं, अंतर्मन का एक अलग गति और बहिर्मन का एक अलग गति। अंतर्मन इसका क्या चाहता है? अंतर्मन चाहता है कि मैं पूरा फैल जाऊं। अंतर्मन का मूल जो ये है, वो दैट इज फैलना। फैलना ये इसका गुण धर्म है, वो फैलना चाहता है। जैसे आ, मैं अगर बोलूं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे सबसे दुखद वाला जो समय था 2020-21 का कोरोना काल। कोरोना में वो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता था, याद है ना आप लोगों को? तो ये जैसे वो वास्तव में कोरोना क्या है? बीजाणु है कि एक तरह का। और ये बीजाणु शक्ति जैसे एकदम एक्सट्रीम एब्सोल्यूट वो गति से फैलने की कोशिश करता है। ये मिथुन का अंतर्मन भी इसी तरह का एब्सोल्यूट गति में वो फैलने की कोशिश करता है। और उसके अंदर ना मन में एक श्रेष्ठता का गुण आ जाता है, या दोष, अब दोष भी कह सकते हैं इसको। वो मिथुन लगन के, अब यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन उसका स्टार्ट होता है। इसका जो बहिर्भाव है वो आत्म केंद्रिक है, इसका बहिर्मन जो है वो आत्म केंद्रिक हो गया, जो ओरिजिनली जैसे आता है।
बहिर्मन आत्मकेंद्रिक है। अब आत्मकेंद्रिक और फैलने में दोनों उल्टा हो गया ना। सेल्फ सेंटर्ड कोई व्यक्ति है और वही फैलना फैलना चाहता है, तो क्या होगा बताएंगे? कोई आइडिया लगा सकेंगे? कोई बताएंगे? सर वो मैं मतलब ही हो जाएगा। हाँ, बोलिए अनुज। मतलब ही हो जाएगा, मतलब ही सर। हाँ, गुड गुड। वो ना सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब करने की कोशिश करेगा। मैंने आप लोगों को इसलिए वो बता रहा था कि सक्सेसफुल लोग मतलबी होते हैं, है ना। बहुत अजीब किस्म का उनका मतलब चरित्र हो जाता है। ये दी स्वभाव वायु का सबसे बड़ा गुण है या दोष है। मैं गुण ही बोलूंगा, मैं दोष नहीं बोलता हूं किसी को, क्योंकि आत्मा अपना क्या बोलते हैं, गर्व खुद चुनती है। तो अगर उस सूत्र को मैं मान के चलूं तो आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है, तो वो अपने कर्म केंद्रिक ही उसका लगन चुनेगा, वो है ना। तो इसलिए अंतर्मन और बहिर्मन वो खुद चुनता है कि उसका कैसा होगा। हम तो बच्चे पैदा होने के बाद ना उसको देखते हैं, लेकिन वो जब तक वो सूक्ष्म जीव में होता है तब तक उसके पास तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं ना। तो अल्टीमेट मिथुन अगर कोई लगन होता है तो आप फलित, ये वाला पोर्शन हो गया फलित, ठीक है। अभी सर जो हम बोले लेकिन लेकिन ये जो जन्म है, ये तो उसको प्रारब्ध के कारण मिलता है ना सर, ये सब चीजें वही तो। तो मैंने बोला ना, प्रारब्ध। वो अपना खुद चुनता है अपने कर्म के अनुसार। मैंने कर्म के अनुसार लैंग्वेज बोला बाबू, ठीक है। ओके सर। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कर्म दृढ़ होते हैं, कर्म क्रियमान होते हैं, और कर्म अदृढ़ भी होते हैं, ठीक है। क्रियमान जो वर्तमान कंटिन्यू, ये आप यूं समझ लो, ये जो हम बचपन में टेंस नहीं पढ़ते थे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। जी। तो ये कुछ हद तक वैसा ही है। माने टेंस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को बोलने के लिए बोला। हाँ, जैसे दृढ़ दृढ़ कर्म वो है जो प्रारब्ध है। जैसे एक पका हुआ फल है, आप उसको आप कितनों कोशिश करो, क्या उसका शेप चेंज कर पाओगे? वो या तो सड़ा सकते हो, है ना, या कुछ और कर सकते हो, लेकिन पका हुआ चीजों का शेप आप नहीं बदल सकते हैं। बट अगर अदृढ़ है, मतलब अभी जस्ट एक बीज, अभी वो फल पौधा, अभी पौधा में फल लगा है, तो आप जैसे वो चाइनीज जापानीज लोग करते ना, तरह तरह का शेप बना देते हैं, तो आप कर सकते हैं अदृढ़ में। और क्रियमान से वो अदृढ़ कर्म बनता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है, जो आत्मा जिस क्षण को चुना कि मैं एक क्षण में क्या कहते हैं गर्भ में जाऊंगा, तो मेरा जन्म फलाना समय में होगा, आत्मा को मालूम होता है, हमें मालूम बाद में पड़ता है। तो अब मान लीजिए हमको तो आत्मा आके तो पूछती नहीं है ना हमसे, हमारे क्लाइंट कौन होते हैं? जड़ बुद्ध, माने एक इंसान होते हैं जो कि अपनी वो सूक्ष्म बुद्धि को तो ऑलरेडी खो चुके होते हैं ना। तो वो बोलते हैं कि मेरा लगन ये है, मेरा राशि ये है, मेरा फ्यूचर बताइए। तो हमें तो वो भी समझना होगा ना, अल्टीमेट हमारा काम का लक्ष्य तो वही है। यहां फलित हम कैसे करेंगे कि मिथुन राशि में अगर मतलब किसी का लगन बन जाता है, मिथुन राशि किसी का लगन बन गया हो, वहां कोई भी ग्रह हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी चूंकि हम ग्रह वाला पार्ट में गए ही नहीं है, जा ही नहीं रहे,
लेकिन उसके अंदर ये दो क्वालिटी रहेगा, एक है फैलना और दूसरा आत्मकेंद्रित। दो क्वालिटी उसके अंदर है। यानी अगर जैसे अनुज ने बताया, एक बात में बोला वो मतलबी इंसान, मतलब परस्त है, हम मान लेंगे मतलब परस्त बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसमें भी देखिए अनुज, आपने जो मतलबी या मतलब परस्त बोला, उसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। देखिए वहां से दो चार सूत्र और निकल के आ जाएंगे। मतलबी इंसान भापता बहुत अच्छा है। हाँ सर, मतलब कि सर कहने का मतलब ये है कि सर वो हर जैसे अगर कुछ खाने के लिए सामान होगा तो वो सोच के पहले मैं खा लूँ, फिर सामने दूसरे वाला खाएगा। और उसको ना हर चीज अपने लिए ही होगा, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड ही होगा, मतलब कि अपने इर्द गिर्द घूमेगा। उसे ये नहीं मतलब कि उसके बच्चे वगैरह को कई बार अवॉइड कर देगा वो, इन सब चीजों को। इतना मतलब भी होते हैं ये लोग मिथुन राशि वाले ना सर। लेकिन मैंने यहां बोला कि आप इसको थोड़ा डिफाइन करोगे ना, इलाबोरेट करोगे, तो बहुत सारा ज्योतिषीय सूत्र यहीं से निकल के आते हैं। जैसे उदाहरण, इनकी बुद्धि बहुत द्रुतता के साथ काम करेगा, क्षिप्र गति जिसको बोलते हैं, है ना। मतलब तुरंत चीजों को, जैसे हाजिर जवाबी जो होता है ना, हाजिर जवाबी आप क्या बोल रहे हैं उसके, वो तुरंत उसके मीनिंग को समझ के आपको तुरंत आपके जैसे आंसर देना इन लोगों का काम है। क्योंकि इनको तो सर वो क्या तो बोलते बुद्ध। हैं ना, पुटाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, अरे क्या सर एक ये तो लैंग्वेज होता है ना, पटाना, पटाना, यस पटाना। बोलो। सर ये तो जो हाजिर जवाबी है सर, ये तो बुद्ध की वजह से है ना सर, क्योंकि बुद्धि इनके दिमाग में पहले ही है सर। हाजिर हाँ जवाबी बुद्ध वाले तो वैसे ही होते हैं सर ये लोग तो। बिल्कुल। हम्म, लेकिन इनके बुद्धि के अंदर चालबाजी की कोई कमी नहीं रहेगी, है ना, जी सर। कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए। क्योंकि सर इनके अंदर दोनों गुण है ना सर, मतलब कि हाँ स्थिर के भी है और जी चर जी के भी, दोनों ही तरह के गुण है इनके अंदर जी। जी जी। चलिए, अब मिथुन क्लियर हो गया ना? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट? संजीव जी, अविनाश बाबू? सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मिथुन में डुअलिटी है सर, तो डिग्रियां कहाँ तक इफेक्ट करेंगी? और मैम, हर मिथुन वाले को तो डुअलिटी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि चर स्थिर तो दोनों चीजें आ रही है ना इसमें, तो मैम, किसी में चर ज्यादा होगा। हाँ जी। मैम 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री मैंने जो डिफाइन किया वो आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं ये दोनों को इकट्ठा कर दिया क्योंकि अंतर्मन और बहिर्मन अलग अलग कर दिए ना। तो मिथुन राशि के 0 डिग्री से लेके, मैंने आप लोगों को पहले ये समझाया कि 15 डिग्री 15 डिग्री क्यों क्यों उन्होंने बताया था, जी। ताकि वो रूपक के लिए आपको ये चल जाए। ये जैसे अनुज ने बताया कि मिथुन का पहला चर होता है, फिर बाद वाला स्थिर होता है, कन्या का उल्टा होता है, धनु का सर उल्टा पहला होता है। पहला सर पहला स्थिर होता है, बाद में चर होता है सर। नहीं नहीं, वो कैसे होता है वो थोड़ा बता देता हूं मैं, वो कैसे समझोगे आप, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। हाँ, क्या बोले आप, पहला स्थिर होता है? हाँ सर, 15 तक स्थिर होता है। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद फिर आगे चर वो होता है वो 15। वो इसलिए है, ये उत्तरायण दक्षिणायन जानते हो ना, कुंडली में? ये सर। हाँ सर। तो उत्तरायण में पहला स्थिर होगा, दक्षिणायन में वही पहला चर हो जाएगा। बस इतना ही समझ लो, और कुछ नहीं। सर डिग्री चाहे जो भी हो, लेकिन मिथुन की मतलब मिथुन के एट्रीब्यूट दोनों एट्रीब्यूट में ही। यही आएगा मैम, मैंने जो सिखाया। ठीक है, वो अंतर्मन और उसका बहिर्मन में आपको यही बुद्धि मिलेगा। वो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा, बट बहुत सेल्फ सेंटर्ड होगा। क्लियर? अब बाकी चीजें आप ग्रह के हिसाब से, बाकी चीजें आप धीरे धीरे वहां पे कौन कौन सा एनर्जी और इन माने ये हो रहा है, इंक्लूड हुआ, इनपुट कौन कौन सा हुआ, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। दृष्टियां, राशियों पे दृष्टि कौन सी है, स्थिर मतलब राशि दृष्टियां
क्या उस मिथुन पे कौन कौन सी आ रही है। अब जैसे मान लीजिए ये पराशर जी ने भी मतलब राशि दृष्टियां ली है, और जैमिनी जी भी ने लिया है इसको, बाद में जैमिनी जी इसको इलाबोरेट किए थे, लेकिन राशि दृष्टि तो सबसे पहले पराशर जी ने ही सिखाया था। ठीक है, तो हमें वो भी देखना है। मान लीजिए इसी मिथुन पे, इसी स्वभाव पे किसी चर का दृष्टि पड़ गया। अब चीजों को समझ लीजिए, ये द्विस्वभाव है, किसी चर राशि का दृष्टि इस पे आया, तो अब इस पे ना वो द्विस्वभाव वाली क्वालिटी अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। चर वाली क्वालिटी माने स्थिर वाली क्वालिटी थोड़ा इसमें कम हो जाएगा, सेल्फ सेंटर वाला क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा, चर वाला क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर किसी स्थिर राशि की दृष्टि अगर इस पे आ जाता है द्विस्वभाव में, तो स्थिर की क्वालिटी बढ़ जाएगा। बस इतना ही समझ लो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। ठीक। नहीं, लोगों पे एक मतलब एक ये है धारणा है कि मतलब जैमिनी ने राशि दृष्टि सबसे पहले पढ़ाया था, बोला था। नहीं, जैमिनी जी व्यासदेव का शिष्य हैं, और व्यासदेव के पिताजी हैं पराशर जी। ठीक है, तो पराशर जी सबसे पहले ये डिजाइन को बनाए थे, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला डिजाइन, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। 12 खान, 3 गुण, हाँ, राशि ये ऐसा, तत्व ऐसा, ये सब चीज। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैम, कौन सा, सीधा चलिए कन्या राशि पे। ये भी एक, सर बोलिए, बोलिए अनुज। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि ये जो आप राशि दृष्टि कह रहे हैं सर, पाराशर जी वाली, हम्म। सर ये बेसिकली, देखो सर, मैंने भी पाराशरी पढ़ी हुई है, मीन्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, जितनी भी पढ़ी हुई है, लेकिन सर उसमें कहीं पे भी पाराशरी में नहीं है सर। वो जेमिनी के अंदर जरूर मानते हैं, वो जेमिनी की दृष्टि है। कौन सी बुक में है सर, ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे सर इसका, एक बार थोड़ा सा क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी मुझे सर। देखिए कौन सी बुक में है पाराशर वो, होरा शास्त्र में तो नहीं है सर ये चीज? यानी कौन सी बुक में है वो नहीं बोल सकता हूं मैं, बट मैं आपको मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये चीज का जिक्र किया था, राशि दृष्टि। अब आपको जी याद सर, होगा ओके। मैंने वहां पे आप लोगों के लिए एक लिख के रखा था अभी। हाँ सर, वो चार्ट तो आपने मेरे को दिया, बस सर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है सर उसका, तो बस। हाँ मैंने वो दिया भी था, रुकिए मैं आपको जी अभी हाँ दे सर, दे रहा हूँ। दिया बस आपने, वो पता सर वो। नहीं, उसमें वो सारा चीजें मैंने दे रखा है। तो वो थोड़ा सा उसको पहले आप जी एक सर। काम करिए, उसको समझ लीजिए, फिर आगे जाता हूँ, ताकि मैंने कोई कंफ्यूजन ना हो। रुकिए, ये सब छोड़ दे रहे हैं अभी। अ, सर कोई नहीं सर, वो हम देख लेंगे, आप आगे पढ़ाइए सर, वो तो एक कोई ऐसे सेकंड, एक इशू नहीं है सेकंड, सर इस चीज एक का ना। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जो है ना, ये मेरे गुरु जी का वर्ड है, ये जो मैंने लिख कर रखा। ठीक है, तो उन्हीं का, जी सर। मेरे एकदम बहुत पुराना डायरी में से ये दृष्टि निकाला था मैंने, क्योंकि याद तो रहता नहीं है ना, तो ये लिख के रख दिया था। ग्रह जहां बैठते हैं वहां से चौथे और 8वीं राशि में त्रिपाद दृष्टि देते हैं। इसका बल है 45 कला, यानी मैंने उसको परसेंटेज में भी कर दिया था, यानी 75% उसकी स्ट्रेंथ होती है उस दृष्टि की। सर ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, ये सर एक्चुअली मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं शेडबल के अंदर मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ सर, इन चीजों को ना। अच्छा, सर ये अच्छा। सारा शेडबल के अंदर है सर वो। हाँ हाँ बिल्कुल, सटबल के अंदर तो है ही है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये सब, और ये चर राशि की जो दृष्टि अपने से तीसरा, अष्टम और एकादश पे होता है, तो और ये चर में बैठे ग्रह भी वही 3 जगह पे दृष्टि देते हैं, तीसरे, अष्टम और एकादश। बाकी अपनी अपनी जो ग्रह दृष्टि है वो तो अलग है। ठीक है, तो ये पराशर का है, ये मैंने ये जो लिखा है ये पराशर जी का। ठीक है। ठीक है मैं सर, ओके सर। एक्चुअली मुझे जेमिनी आता नहीं है बाबू, मैं जेमिनी पढ़ा ही नहीं कभी। तो हाँ, बाद में पढ़ा वो अलग मैटर है, बट मैंने गुरुओं से कभी जेमिनी नहीं पढ़ा था। चलिए मैं इसको छोड़िए, अभी जो चीज कर रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, कन्या। कानी,
साउथ में इसका नाम होता है कानी। कन्या का सिंबल क्या है, बताएंगे? सर इसे एक लड़की गांव में बैठी हुई है सर। हाँ। सर हाथ में धान लिए हुए सर। हाँ बिल्कुल, और भी कुछ है? सर और का सर मेरे को कुछ सर ध्यान नहीं सर। अरे उसके कांख में एक कलसी भी होता है ना, कलश। अच्छा हाँ होगा। ध्यान नहीं समझा कि वो पर्टिकुलर कोई ऐसा। कलश भी होता है। अब ओके सर। यहाँ यहां से चीजों को समझो। ये जो पृथ्वी तत्व वाली राशि है, ठीक है, कन्या कौन सी तत्व है? द्विस्वभाव पृथ्वी तत्व, है ना? अरे कोई बोलो यस हाँ सर। या नहीं। जी सर। जी सर जी सर। तो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी हेवी होता है। गुरु भाव, गुरु मतलब यहां बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु मतलब होता है हेवी, भारी चीजें, ठीक है। इसका भार बहुत अधिक होता है। यानी आप यहां पे चीजें मंथर हो जाएगी। यहां जो होगा वो उसका सबसे पहले, कोई भी चीज अगर हेवी चीज को कहीं पे रख दें हम, तो वो आपको मान लीजिए आपको 1 किलो का एक आटा का पैकेट दे दिया मैंने, और एक एक क्विंटल का आटा का पैकेट दे दिया। आप कौन सा आपको आसान लगेगा ले जाने में, कौन सा हेवी लगेगा? और आप 1 किलो वाला जो आटा को लेके और 1 क्विंटल वाला आटा को लेके क्या एक बराबर चल सकते हैं? नहीं सर। सर 1 किलो बोलेगा सर आसानी रहेगी आराम से। हाँ, एक या एक दो किलो वाला बड़ा आसानी से आप निकल जाएंगे। और जी 1 क्विंटल वाला ले जाने में तो आपके गतियां जो है धीर हो जाएंगी। आपकी जी गति सर। धीर, है ना, मंथर गति जिसको बोलते हैं, वो हो जी सर। जाएगा धीमी। तो दिशा पृथ्वी का ये कन्या राशि की इसकी भी मूल गुण तो वही है, पृथ्वी तत्व वाले, है ना। यानी ये भी हैवी है और मंथर है, धीमी है। तो अगर कोई भी जैसे मान लीजिए आप अगर भारी चीज ले जाते हैं तो आपकी फैलना कितना दूर तक हो सकता है? एक 1 क्विंटल वाला मैं आपके सर पे जो चढ़ा दिया आटे का बोरा को, आप कितने दूर तक उसको ले जा सकते हैं? सर जब तक वो वजन सह सकते हैं, अगर नहीं सह सकते तो सर नहीं जा पाएंगे, अगर थोड़ा बहुत हाँ, गुड। तो जब तक अब ये किसी व्यक्ति विशेष के अलग अलग गुण हो सकते हैं, मैं वहां पे नहीं जा रहे। तो अब वहां तक हम ले जा सकते हैं, तो जहां तक हम सकेंगे। क्लियर? तो यहां पे भी देखिएगा, कन्या राशि के कन्या या कन्या लगन में, कन्या राशि अगर किसी का लगन होता है, उसका भी ना गति बड़ा धीमी होता है। वो भी कोशिश करता है अपने बैलेंस पे रह के आगे बढ़ने का, जहां तक वो कर सकता है। क्लियर? यहां अब यहां देखो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का दो गुण अब क्या क्या होंगे, उल्टा हो जाएगा। ये वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है, किस तरह उल्टा होगा मैं बता रहा हूं। इसका अंतर्मुखी गुण है द्रुतता। इसका अंतर्मुख में जो गुण होगा, अंतर्मुखी वाला, क्योंकि वो तो है तो द्विस्वभाव, चर का भी तो हिस्सा रखा है। ये तो द्रुतता है, मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। ये द्रुतता है इसके अंदर। और लेकिन बाहरी कितना है, भारी हो गया। ये हो गया भारी। भारी का मतलब क्या होता है? यहां हो गया गति धीमी, मंथर, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहां द्रुतता मतलब यहां बहुत जल्दी करना चाहता है,
मन इसको जो भी करवाना चाहता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, लेकिन वो सकता नहीं है उतना। ये जल्दी वाली भावना वो बहुत देर तक कायम नहीं रख पाता है, गति यहां पे धीमी है उसकी। ये हो गया उसका बहिर्मुखी गुण। तो अब मान लीजिए हम फलित करना चाहेंगे किसी कन्या लगन की कोई बच्चे को या व्यक्ति को, या आपके जो क्लाइंट है आप उनको फलित करेंगे। ओह, कन्या लगन है, तो आप एक वाक्य में इसका फलित कैसे कर सकते हैं बताइए तो। सर पेशेंस की कमी होगी इसके अंदर सर। नहीं, अंतर मन में तो हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी है, बट गति धीमी है, वो आगे चल नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। बोलो, इसका एक वर्ड में आप क्या बोलोगे? अब आप चीजों को समझो अनुज, सर ऐसे अंदाज से मत बोलो, पेशेंस। अंदाज से मत। अच्छा ठीक है सर। यहां देखो, ये जल्दी इसका मन बोल रहा है कि जल्दी करो, अंतर्मन तो बोल रहा है ना कि जल्दी करो। इसकी ये तो क्वालिटी है ना, वास्तविक क्वालिटी है। तो ये जो भी कुछ करता है, ये गति धीमी गति को वो जल्दी करने की कोशिश में इसका पूरा जीवन जाता है। यहां मन, क्योंकि आप मान लो घर की जो एटमॉस्फेयर है, इंसान का घर का जो एटमॉस्फेयर है, इंसान की गति उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका घर कौन है? मन, अंतर्मन। और बहिर्मुखी जो गुण है वो भी चाहता है जल्दी जल्दी करने का, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो इस बेचारे का जिंदगी का जो भी साधना होगी ना, इसका जो भी साधना है किसके लिए है? खुद को डेवलप करने के लिए है, खुद को डेवलप करने के लिए। अब आप समझे मैं क्यों बोला था? अनुज, समझ में आया? यानी कि सर खुद को ही मतलब कि डेवलप करता रहेगा पूरी जिंदगी सर, पूरा जिंदगी भर वो खुद को स्टैंड करने डेवलप। के चक्कर में लगा रहेगा सर, हाँ साबित करने के लिए। हाँ, तो उसके अब अगर खुद को कोई साबित करने की कोशिश करता है तो पेशेंस तो उसके पास बहुत होते हैं ना बाबू। ये जल्दी किसी जी भी सर। चीज में तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मैं बार बार आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका मूल कारण यही है कि आप ये गुणों को देख के उस कुंडली, ये जानते हो सबसे ज्यादा काम आता है ये कहां पे? बीटीआर में। बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम जब करते हैं ना, ये अंतर्मुखी किसी भी लगन का अंतर्मुखी गुण किसी भी व्यक्ति से आपके पास जो आए हैं उनसे बात करके उनके गुण को तो कुछ कुछ हद तक आप समझ सकते हो ना। वो तो आके ऐसे तो नहीं डायरेक्ट नहीं बोलते ना कि मेरा कुंडली देख लीजिए। आते हैं, आपसे परिचय होता है और वो अपने बारे में कुछ बोलते हैं, आप पूछते हो, फिर उनके और भी बातें निखर के आती है, बाहर निकल के आती है। अब इतनी देर में अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो इतनी देर में तो आपको भांपना चाहिए ना कि वो किस लगन का हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम जान लो कि क्योंकि आप भगवान नहीं हो, ओके, तो आप ये नहीं जान सकते, बट आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी लगन के ये व्यक्ति हो सकता है। फिर आपने कुंडली खोला उसका, आपने देखा आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कन्या लगन है, लेकिन हो सकता है कि उसका जो जन्म पत्री उसने दिया है वो लगन उसका सिंह है, क्योंकि इसके अंदर ये आपने देखा द्विमुखी गुण है। ये पूरी जिंदगी भर अपने आप को डेवलप करने में ही व्यस्त व्यस्त है। तो संगे संग आपके पास ये प्रश्न होना चाहिए, नहीं, यह व्यक्ति सिंह का नहीं होगा, तो आप सीधा चले जाओ गुलिक में। अब देखो आपका जो डिग्री है, ये आपका जो माने लगन की जो उदित लगन की जो डिग्री है,
क्या वो गुलिक के साथ मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो फिर वो मिलेगा नहीं। अगर नेचर ऐसा है तो आप देखोगे हो सकता है वो 29 डिग्री सिंह की वजह से 2 डिग्री कन्या का उसका जन्म। तो लगन तो बदल गया ना। समझ रहे हो मैं क्यों ये सारे इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं? हम एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, हमें सही जन्मपत्री कहीं नहीं मिलता। और अगर आप किसी जन्म पत्र में आप बात टाइम शुद्धिकरण नहीं करेंगे और आप फटाफट बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका 50% से ज्यादा बातें सही नहीं होगी। सर गुलिक और मांदी जी से कहते हैं सर। हाँ, गुलिक लगन का हिसाब से आपको गुलिक का डिग्री और इसका डिग्री मतलब आपको एक करना होगा। पहले हम लोग ये प्राणपद से कर लेते थे, लेकिन अभी हाँ सर। प्राणपद से नहीं होता है। ठीक है, तो गुलिक में सीधा गुलिक में जाओ और ये जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर में तो सारा कुछ फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी, ये राशि तत्व में पढ़ाने के पीछे मूल कारण मेरा यही है कि मैं आप लोगों को वो आइडिया दे दूं कि एटलीस्ट लोगों से बात करके उसके कौन सा लगन हो सकता है इसकी एक धारणा आपको मिल जाए, जिसके कारण चार अग्नि को अलग से पढ़ाया मैंने, चार जल को अलग से, एक एक चीजों को अलग अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि ये गुण तत्व को आप नोट कर ले और इसका प्रैक्टिस कर ले। मुझे तो बहुत आसानी होता है किसी भी व्यक्ति से जब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी देर तक, तो मुझे उसके लगन के बारे में थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा आइडिया आ जाता है कि फलाना लगन का ही होगा ये व्यक्ति। फिर मैं जब कुंडली खोलता हूं देखता हूं नहीं, टाइम में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सही जन्मपत्री मिलता ही नहीं है। वो चाहे गणित की गड़बड़ी की, क्योंकि पंचांग, पहले पंचांग से मैक्सिमम जन्मपत्री होता था और पंचम में एफिपेरिस का सही शुद्धिकरण वो कर नहीं पाते थे ज्योतिष लोग, जो हम जैसे लोग, है ना। मैं बहुत विद्वान ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो बहुत हर चीज वो दिस माने क्या बोलते हैं, एक एक जगह पे वो डिग्री वाइज, मतलब देशांतर के हिसाब से, है ना, वो अपना जन्म पत्रिका शुद्धिकरण करते थे। अक्षांश और देशांतर जानते हो ना, जो लोकल टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं। सर आयनांश करेक्शन से होती है सर। हाँ, एनांस करेक्शन तो बहुत जरूरी है, वही तो एपिमेरिस करेक्शन, वो बहुत जरूरी है। अयनांश अगर करेक्ट नहीं हो पाएगा, आज भी हम लोग जैसे बहुत सारी चित्र पक्ष है ना, लाहिड़ी जी का है ना, वहाँ पे बहुत 6 महीने यही कराते हैं सर सारे के सारे। आ, हमको तो अयनांश शुद्धिकरण सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। एपिमेरिस एक एक डिग्री वाइज कैसे चेंज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सीखें तो फिर सीखें क्या? आजकल उसकी आवश्यकता नहीं है अनुज, क्योंकि बाबू देखो दिक्कत क्या है सर ना, आजकल तो हाथ से कुंडली बनाते नहीं है ना हम लोग। सर हाँ, वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर वो वहाँ का प्रोसेस ही ऐसा है कि वो कहते हैं कि ये जरूरी करते हैं, वो करवाते हैं वहाँ पे सारी नहीं की नहीं, सारी चीजें ना। बिल्कुल वो बिल्कुल कहते हैं नॉलेज जरूरी, होनी चाहिए, वो कहते हैं। बिल्कुल जरूरी तत्व है, बिल्कुल है। हाँ सर, इसलिए गुरुकुल में आज आज हम भी, गुरुकुल में जैसे आप जहां पढ़ते हो गुरुकुल विद्या जो दिल्ली वाला, भारतीय विद्या। भारतीय विद्या जी। भवन, तो वो भी गुरुकुल है, वहां पे भी आज भी सीखा जाता है। हाँ सर। मैं जिन गुरुओं से पढ़ा हूं, सबसे पहले जाके तो वही सिखाते थे, है ना। वो 1 साल 2 साल 3 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ गणित गणित को समझो, गणित को समझोगे फलित अपने आप आ जाएगा, यही सिखाते थे। सर वो ये कहते हैं वहां पर कि अगर आपने पंचांग पढ़ना सीख लिया ना, हाँ, तो आप आज आदत ज्योतिष बन गए। बिल्कुल। और एक चंद्रमा को समझने को कहते हैं वो लोग। और एक वो आधा मतलब कि वो कहते हैं पंचांग पढ़ लो बस। वो कहते हैं पंचांग पढ़ना और चंद्रमा को समझने के 75% आप ज्योतिष बन गए।
बाकी वो 25% को तो कुछ समझते नहीं वहाँ के लोग ना जी। मीन्स की वो कहते हैं कि भाई पंचांग मेन है वहाँ पे, वो कहते हैं। हाँ, नहीं एक वो चंद्रमा को क्यों बोलते हैं बोलो तो? सर पं- चंद्रमा सर मन का कारक है, मतलब कि चंद्रमा से हर चीज वो कहते हैं कि, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने अपने चंद्रमा को पकड़ लिया ना, तो उतार चढ़ाव हर चीज, मतलब कि वो कहते हैं कि आप अपने पूरे 2 महीने 3 महीने चंद्रमा चेक करो अपना, बताए कि किस बिल्कुल। राशि में है, किस डिग्री में है, क्या पोजीशन चल रही है, आप और बहुत आपको आगे डेली चले गए। एनालाइज करना है। उसका बेसिक बेसिक हाँ मैं जी। बता दे रहा हूँ। एक्चुअली गोचर जी हम जो देखते हैं ना, वो चंद्र राशि से देखते हैं। माने चंद्रमा का हाँ सर डेली वो, का गति, डेली का गति। जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो डेली का गति, अगर आप चंद्रमा का दैनंदिन का दैनिक गति को अगर आप समझ लें और आपके जीवन का एक पैटर्न बना ले, और आप देखोगे, माने जैसे जो लोग डायरी लिखते हैं, अगर वो 1 साल का आप पूरा डायरी लिखोगे ना, तो आपके कुंडली आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर इसलिए, बिल्कुल सर, हाँ, उसमें भी इसीलिए वो भी। चंद्रमा को गुरु महत्व दी जाती है। और सर वो कहते हैं गोचर भी दो तरीके से दिखाना चाहिए, एक चंद्र कुंडली से अलग दिखाना चाहिए, और लगन कुंडली से भी होता है, मतलब कुछ प्रिडिक्शन होती है अलग अलग तरह की, वो मैं लगन तो कुंडली से अलग करनी चाहिए, चंद्र कुंडली से अलग करनी चाहिए सर। मैं तो कुछ और बोलता हूँ अनुज। जी चंद्र कुंडली देखो, लगन कुंडली देखो, सूर्य कुंडली देखो, और साथ में जिसका गोचर देख रहे हो वो किस राशि में है, वहां से उसको भी लगन बना के एक बार देख लो। तब आपका ये जो क्या बोलते हैं, गोचर फल जो है वो सही से निकल के आएगा। नहीं तो फिर भी नहीं वो बिल्कुल। सही नहीं आता है। ठीक है। ये जी सर। तीनों को, क्योंकि देखो, अ, जब दृष्टियों की बात कर रहा था मैं, तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया। देखो, ताजीक भी हम जैसे अगर साल भर का देखते हैं ना, तो ताजीक लगा के देखते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत एडवांस हो सर जा ये रहा व- सर ये वर्षफल में होती है सर, ताजक दृष्टि सर 1 डिग्री के अंतर में होता है सर, है। वही तो और बोल बहुत रहा हूँ। बढ़िया होती है सर। हाँ सर, हमने भी पूरा देखिए सर, मैंने हम्म, हर चीज कर रखी है सर, वहां पर हर चीज सिखा वही तो रखी है, बोला ना कि देखिए वहां ताजिक, पे वो। हम लोग ताजिक लगाते हैं, और ताजिक में दृष्टियां ना बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ सर है ना? मुझे मालूम है सर, मतलब कि भी कई वो होते हैं सर। हाँ, वहां पे एक्चुअली में क्या सुखात है, वहाँ पे दुखात ये सबसे सब बड़ा, सारी चीजें। सर वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके जो टेस्ट लेते हैं ना हम्म। बेसिक के, तो वो उस टाइम पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर, मतलब कि, और एक दफा आपने लिख के उसको याद कर लिया ना, अगर मैं जैसे मैंने आज किताब नहीं उठाई हुई है, अगर मैं उसको उठा के एक दफा कॉपी पढ़ लूंगा ना, मैं 1 घंटे में पूरी कॉपी पढ़कर आप किसी को पढ़ा